नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मानो हर व्यक्ति वहां पहुंचना चाहता है, अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपने विश्वास के अनुरूप वहां संगम में स्नान करना चाहता है और जो भी उसकी मान्यताएं हैं कि पाप धुल जाता है, एक नई शुरुआत करने का मौका होता है, उन तमाम प्रक्रियाओं को वो पूर्ण करना चाहता है। लेकिन अब महाकुंभ के इर्द गिर्द बहुत सी चर्चाएं भी हैं। कोई इसके धार्मिक पहलू पर बात कर रहा है, कोई इसके आध्यात्मिक पहलू पर बात कर रहा है, कोई इसके सांस्कृतिक पहलू पर बात कर रहा है, और एक पहलू और है जिस पर अब चर्चा होने लगी है, वो है इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल। और जब मैं इकोनॉमिक पोटेंशियल कह रहा हूं ना, तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि महाकुंभ जो एक धार्मिक आयोजन है, वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट निकलकर सामने आ रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं जब ये कह रहा हूं कि अ केस स्टडी, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। भारत में जो धार्मिक पर्यटन है वह इतना बड़ा पोटेंशियल रखता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और महाकुंभ वर्तमान समय में एक केस स्टडी है जिसे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहिए। तो आज हम इस चर्चा में, इस वीडियो के माध्यम से यही समझने का प्रयास करेंगे कि महाकुंभ का जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, जो उसका आर्थिक महत्व है, वो क्या कहता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि 13 जनवरी को महाकुंभ की विधिवत शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है। और इसके बारे में अगर एक शब्द में मुझे कुछ कहना हो तो मैं कहूंगा कि यह एक लघु भारत है। लघु भारत कहने का मतलब यह है सिंपल सा कि यहाँ आपको हर जगह के लोग मिलेंगे, हर संप्रदाय के लोग मिलेंगे, हर जाति, हर मतलब कोई यहाँ विभेद नहीं है। इतनी डाइवर्सिटी है कुंभ में कि आपको लगेगा जैसे पूरा भारत एक जगह पर उतर आया हो। तो इसलिए इसे लघु भारत भी कहा जा सकता है। दूसरी चीज जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो महाकुंभ है वह आध्यात्मिक रूप से एक अलग एक अलग आयोजन है, सांस्कृतिक रूप से एक अलग आयोजन है, आर्थिक रूप से देखेंगे तो इसका महत्व अलग है। इसलिए यह एक मल्टी डायमेंशनल इशू हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर एनालिसिस और डिस्कशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब हो सकता है कि वहां जो है तमाम जो भी मान्यताएं हैं, पंथ हैं, उनकी पूजा पद्धतियां हैं, तमाम अखाड़े हैं, नागा साधु हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इसकी चर्चा बहुत तेज हो जाती है और इसको एक स्पिरिचुअल हेरिटेज के रूप में देखा जाता है। लेकिन महाकुंभ को मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत के पुराने इतिहास में एक टेम्पल इकोनॉमी है। उस टेम्पल इकोनॉमी का ये जीता जागता उदाहरण है। और जब मैं टेम्पल इकोनॉमी कहता हूं तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि भारत में जो धर्म है वो लोगों के अर्थ, लोगों की मुक्ति, लोगों के जीवन, सब चीज का कारण रहा है। और यही धर्म है जिस धर्म से भारत की एक समय में आर्थिकी जो है चलयमान रही है, वो चलती रही है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे भारत में वो तमाम बड़े मंदिर हो, तमाम बड़े धाम हो, वो किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है और किस तरीके से भारत की आर्थिकी को भी गतिमान करते हैं, वो लोकल इकोनॉमी को कैसे पुष्ट करते हैं। अगर आप महाकुंभ को देखेंगे तो जो इसका स्केल है, 45 करोड़ लोग आने की उम्मीद की जा रही है। मैं तो कह रहा हूं ये बढ़ के 50 से 60 करोड़ हो जाए तो मुझे कोई जो है ताज्जुब नहीं होगा, मुझे कोई अचरज नहीं होगा कि 50 या 55 करोड़ लोग कहां से आ गए, क्योंकि मैं वो आस्था देख रहा हूं, वो लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आप बजट देखेंगे तो अभी ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 6500 करोड़ रुपए इस पर जो है खर्च कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब तक कुंभ जो है समाप्त होगा, ये 7000 करोड़ से लेके 8000 करोड़ के बीच में बजट पहुंच जाएगा। इसके अलावा विजिटर टर्नआउट, मैंने बताया ना, 45 से 50 करोड़ लोगों के जो है आने की उम्मीद की जा रही है। और इस महाकुंभ की वजह से मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का एक एस्पायरेशन है, एक लक्ष्य है कि वो सबसे पहला राज्य बनेगा जिसकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, उसके लिए महाकुंभ, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतनी जरूरी चीज है, इतनी बुनियादी चीज है कि महाकुंभ जैसा धार्मिक आयोजन आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास का वो पहिया साबित होने जा रहा है जो शायद दुनिया और भारत के तमाम राज्यों के लिए एक बड़ा आर्थिक मॉडल के रूप में भी सामने आने वाला है। अगर हम महाकुंभ को और डिटेल में बात करें तो मैंने आपको बजट के बारे में बता दिया, 56 दिनों का ये इवेंट होता है। लेकिन भाई सवाल तो ये उठ रहे हैं ना, कुछ लोगों के भाई मन में सवाल होते हैं, कुछ लोगों की धर्म आस्था इनमें कोई बहुत लगाव नहीं होता है, तो वो सवाल कर रहे हैं कि भाई किसी धार्मिक आयोजन पर सरकार, खासकर वो लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं, उनके हिसाब से सरकार जो है धर्म और इन सब चीजों में नहीं आनी चाहिए। तो उनका सवाल है कि एक धार्मिक आयोजन पर 6500 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। तो उनको मेरा एक जवाब है कि अगर आप 6500 करोड़ रुपए देख रहे हैं तो आप वो नहीं देख रहे हैं जो इस 6500 करोड़ रुपए के जरिए आने वाला है। और जो भी रेवेन्यू आने वाला है वो अंततः इस देश के, इस राज्य के लोगों के ही हित में खर्च होने वाला है। सरकार पैसा अपने घर नहीं ले जाती है, सरकार अल्टीमेटली वह पैसा लोगों के बीच में ही खर्च कर देती है। अब महाकुंभ का आपको एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताता हूं।
सन 1882 का जो कुंभ मेला था, उसका कुल बजट था 20,288 रुपया, और रिकॉर्ड बताते हैं कि उस साल जो रेवेन्यू मिला था वो था 49,840 रुपया। अगर मैं इसी सेम चीज को आकलन बना लूं, जहां नेट प्रॉफिट मुझे 29,000 रुपए का दिख रहा है, तो इस बार का महाकुंभ 25,000 करोड़ रुपए तो सीधे डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। अब मान लीजिए कि 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, जो एक अनुमान जताया जा रहा है। अभी आंकड़ा 9 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और अभी जो है एक हफ्ता भी नहीं, एक हफ्ता बीता है सिर्फ, तो 9 करोड़ अभी हो चुका है। मान लीजिए कि हर आदमी ऑन एवरेज 2,000 रुपए खर्च करता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई 500 भी कर रहा हो, कोई 5,000 भी कर रहा हो, कोई 50,000 भी कर रहा हो। तो अगर ऑन एवरेज अगर एक आदमी 2,000 रुपए भी खर्च करता है, तो अर्थव्यवस्था में 90,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, 90,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर। और ये कहाँ खर्चा होगा? ये टूरिज्म पे, एकोमोडेशन पे, भाई आएगा तो रुकना कहाँ है, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजें में, लोकल प्रोडक्ट को लोग कुछ खरीदेंगे। यानी कि इन चीजों की वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट आने वाला है। और जो रिलीजियस टूरिज्म का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट की हम बात कर सकते हैं, वो इतना बड़ा है कि मतलब एक बहुत बड़े जो है आर्थिक विकास का ये कारण बन सकता है। तो इसलिए जब अगर आप मल्टीप्लायर इफेक्ट इसकी बात करेंगे, 7500 करोड़ का बजट है, 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वहां इतना बड़ा इंफ्रा बिल्ड किया गया है, तो इन सारी चीजों का जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो बहुत विशाल रहने वाला है। अब आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूं कि ये अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। जब हम मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसके सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप एक पैसा खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई 10 रुपया कहीं खर्च किया, ठीक है, लेकिन इस 10 रुपए का प्रभाव जो है बहुत सारी जगहों पे पड़ने वाला है, ठीक है, और यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। कैसे है, अब आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप किसी अ, मान लेते हैं बनारस में आप घूमने गए, तो आप घूमने जाएंगे तो सबसे पहले आप एक टिकट बुक करेंगे बनारस पहुंचने के लिए। मान लीजिए आप बनारस पहुंच गए तो स्टे करने के लिए आप एक होटल बुक करेंगे। होटल पे पहुंचने के लिए आप एक ऑटो लेंगे, ठीक है, ऑटो लेके पहुंच गए तो आपको भाई अपने खाने का भी ध्यान रखना है। घर जाएंगे तो कुछ प्रसाद लेकर भी जाएंगे विश्वनाथ जी का, प्रसाद के साथ साथ कुछ तस्वीर भी ले जाएंगे। हो सकता है कोई स्मृति लेके जाएं, जिसको आप बाबा विश्वनाथ के स्मृति के रूप में अपने पूजा घर में रखें। ये भी संभव है कि आप जो है कुछ उत्पाद, जो लोकल उत्पाद हैं जो बनारस में, चाहे वो साड़ी है या बहुत सी चीजें हैं, उनको आप लेके जाएं। यानी कि जो आप 10,000 का बजट बना के लाए थे ना, वो 10,000 का बजट कई हेड में खर्च हो रहा है। और कहने का मतलब ये है कि यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। सबके पास पैसा जाएगा तो सबके पास खर्च करने की एक इनकम आएगी। ये लोग भी अल्टीमेटली बाजार में जाएंगे, ये लोग भी डिमांड करेंगे, यानी कि बाजार का जो पूरा पहिया है वो लगातार घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। डिमांड मार्केट में आती रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से नए रोजगार आएंगे, और इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था गतिमान रहेगी। तो यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो मैं रिलीजियस टूरिज्म के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की। भाई महाकुंभ ने जो इंफ्रा डेवलपमेंट प्रयागराज में किया है, जो लोकल इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिला है, उसका एक बस उदाहरण समझिए कि 45,000 परिवारों को, अगर एक परिवार में अगर हम मान लें कि जो है 5 लोग भी हैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये आंकड़ा हो जाता है। इतने लोगों का जीवन इससे चल रहा है, और ये फॉर्मल डेटा बता रहा हूं। अगर मैं गिग इकोनॉमी को शामिल कर लूं, अगर मैं इसमें इनफॉर्मल इंप्लॉयमेंट को शामिल कर लूं, तो ये आप समझ भी नहीं सकते कि कितना बड़ा ये आंकड़ा जाने वाला है। ये हो सकता है कि ये 10 लाख से ऊपर पहुंच जाए, हो सकता है ये 15 लाख के आसपास हो, क्योंकि सिर्फ इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अभी आपको बताता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि 10 से 15 लाख चला जाएगा। चलिए, हमने प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लिया, नई सड़कें बनी है, पुल बना है, मॉडर्न फैसिलिटी बनाई गई है, मतलब पूरे शहर को ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो पूरे शहर को बहुत ही बढ़िया तरीके से संवार दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की ब्रॉडर इकोनॉमी पे अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे, तो प्रयागराज के साथ एक और बहुत अद्भुत चीज जुड़ी हुई है। यह अयोध्या और वाराणसी से बहुत दूर नहीं है। यानी कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो संभव है कि उसमें से एक बहुत बड़ी आबादी जो है श्री राम मंदिर अयोध्या में भी दर्शन करने जाए, और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वाराणसी भी जाए। यानी कि सिर्फ प्रयागराज के महाकुंभ से 2 और जगहों पे बहुत बड़ी भीड़ पहुंच रही है, और इसकी वजह से इन 2 जो है लोकल इकोनॉमी की, अयोध्या की और वाराणसी की भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा मैसिव एक्सपेंडिचर आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही है। तो जो एक अर्थशास्त्रियों का आकलन है ना, 1.25 लाख करोड़ का ओवरऑल बेनिफिट होने वाला है, मेरा आकलन ये कह रहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की ब्रॉडर इकोनॉमी को इसमें शामिल कर दें, तो ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ से पार कर सकता है, और ये स्टेट वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा फिगर होता है। अब बात कर लेते हैं कि लोकल इकोनॉमी को इससे कैसे फायदा मिल सकता है।
तो आप एक स्टॉल देख रहे होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, जो महाकुंभ में लगाया गया है एग्जीबिशन है। असल में अगर आप लोकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इसमें दोनों चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। एक तो ओडीओपी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत ही अनोखा मॉडल बन चुका है। दूसरा कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे जो है कुंभ इतना बेनिफिट कर सकता है। तो आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है बहुत से लोग हैं जो फूल माला बेचते हैं, बहुत से लोग पूजा सामग्री बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, धार्मिक स्मृतियां बेची जाती हैं। तो ऐसे तमाम, कुछ लोग चाय की वहां लगा रहे हैं टपरी, कुछ लोग वहां मतलब ऐसे छोटे 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 जो है टपरी लगाए गए हैं, छोटी छोटी जो है चीजें की गई हैं। तो मेरे कहने का यहाँ पे आशय ये है कि लोकल इकोनॉमी को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए भी बूस्ट मिलने वाला है, और लोकल इकोनॉमी को जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिलने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए अगर फूल और पूजा सामग्री की जरूरत है तो फूलों की खेती किसान करेगा, और ये कैश क्रॉप होती है तो किसान को तुरंत नकदी मिल जाया करेगी। पूजा सामग्री के निर्माण के लिए जो है हमें छोटे और लघु उद्योगों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये भी करना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों की वजह से जो है मुझे लगता है कि जो है लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ा। अब बात कर लेते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। तो प्रयागराज जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अपने मूंज प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। जो मूंज का सामान बनता है, चाहे वो बास्केट हो, चाहे वो जो है बैग्स हो, बहुत सी चीजें बनती हैं। तो डलिया वगैरह जो आप अपने घरों पे देखते हैं, तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत लिस्टेड है। तो लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग ऐसे लोकल प्रोडक्ट को अपने घर में ले जाना पसंद करते हैं। एक तो ये इंडिजेनियस होता है, सस्टेनेबल होता है, और लोगों के लिए बहुत अच्छे अट्रैक्शन का कारण बनता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसके बगल के जिले भदोही है, जहाँ का कारपेट भी लोग ले जा सकते हैं, चित्रकूट के जो है लकड़ी के खिलौने भी ले जा सकते हैं, प्रतापगढ़ के आंवला के बनाए हुए जो है प्रोडक्ट भी ले जा सकते हैं। यानी कि यह एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक अद्भुत उदाहरण है महाकुंभ, जहां उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जाइए वहां खरीदिए, और इस तरीके से हर राज्य के जो लोकल और छोटे उत्पादक हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें महाकुंभ के बेनिफिट के रूप में समझना चाहिए। अब मैं एक आखिरी चीज आपको बताता हूं, टेम्पल ड्रिवेन इकोनॉमी। जब मैं ये कह रहा हूं कि टेम्पल ड्रिवेन इकोनॉमी, तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि देश की सारी अर्थव्यवस्था को धर्म के आधार पर छोड़ दिया जाए या धर्म के भरोसे छोड़ दिया जाए और कुछ न किया जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में जो धार्मिक आयोजन है, जो धर्म है, जो बड़े बड़े धाम हैं, मंदिर हैं, वो लोकल अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े स्रोत रहे हैं। धर्म ने हमारे देश में हमारे लोगों को पाला है, पोसा है, उनकी आजीविका को जो है सुनिश्चित किया है, और इसे हमें डेवलप करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर हम जो है देश के 100 बड़े धार्मिक स्थलों को ऐसा डेवलप करते हैं, जैसे हमने काशी विश्वनाथ धाम को डेवलप किया है, जैसा अभी हम जो है अयोध्या में जो है जिस तरीके का जो है हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर बनाया गया है, ऐसे ही अगर देश के 100 प्रतिष्ठित और कह सकते हैं लोगों की आस्था के बड़े प्रतीकों को अगर हम इस तरीके से भव्य स्तर पर अगर इंफ्रा डेवलपमेंट करें, वहां जो है ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, तमाम चीजों पर काम करें, तो एक बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का सेक्टर खड़ा हो जाएगा। और इस रिलीजियस टूरिज्म की वजह से जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है, जो लोकल इकोनॉमी में लोगों की आय बढ़ने वाली है, जो रोजगार आने वाला है, वो भारत की जीडीपी में 1 से 2% की ग्रोथ रेट ला सकता है। और इस पे काम करना होगा। ये बहुत दुखद रहा है कि आजादी के बाद से सेकुलरिज्म के नाम पे मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां आती रहीं जहां पे मतलब धार्मिक आयोजन और धार्मिक इंफ्रा विकास में अगर सरकार सहयोग कर रही है तो इसको एक बहुत छोटा सा ही तबका है, लेकिन बहुत ही मतलब सेकुलरिज्म का ऐसा कीड़ा जिसका विरोध करता है। जैसे सोमनाथ मंदिर को लेकर आप कभी पंडित नेहरू और राष्ट्रपति तब के राजेंद्र प्रसाद जी का जो है आप उस वो जो पूरा एक इवेंट है उसका अध्ययन करिए, तो पंडित नेहरू नहीं चाह रहे हैं कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाए, जो उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो इस तरीके की चीजों की जो है उपेक्षा की गई धार्मिक स्थलों की, उनको इंफ्रा डेवलप नहीं किया गया। सोचिए कि काशी विश्वनाथ जी जैसा धाम को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनना पड़ा है, और तब जाके भारत के इस रिलीजियस टूरिज्म पे सरकारी स्तर पे काम चालू हुआ है। यानी कि अगर इसको हमने ध्यान दे दिया, अगर हमने एक ग्लोबल रिकॉग्निशन और ग्लोबल कल्चरल रिलीजियस ब्रांडिंग की तरफ गए, हमने अपने धार्मिक स्थलों को ऐसा विकसित कर दिया कि पूरी दुनिया की आबादी आना चाहती है, तो भारत की इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम अब ओवरऑल हम एक बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की, तो पहली चीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़े स्तर पे आ जाएगी, जॉब क्रिएशन होगा, लोकल वेंडर्स
छोटे छोटे ठेले, ये पूजा पाठ, तो तमाम चीज़ें जो है बढ़ती हैं। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब जो भी जो है होटल इंडस्ट्री हो गई, आपकी जो है ऑटो सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इन तमाम चीज़ों में जो है बड़े स्तर पे नौकरियां आ जाती हैं। यह लोकल इकोनॉमी और राष्ट्रीय इकोनॉमी और राज्य की इकोनॉमी में, जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। यह लोकल प्रोजेक्ट और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव के लिए भी जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा सकती है। इंफ्रा डेवलपमेंट लोकल इकोनॉमी का बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोकल उत्पाद हैं, जो हमारे इंडिजीनियस क्राफ्ट हैं, उनको बहुत फायदा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत आने वाले समय में दुनिया में ग्लोबल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि भाई किसी रिलीजियस टूरिज्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और मैं तो तमाम वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें निबंध लिखना है, तमाम वो लोग, उनको मैं कहूंगा कि आप इस बात की तैयारी तो कर ही लीजिए कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म, हाउ रिलीजियस टूरिज्म कैन बूस्ट द लोकल इकोनॉमी, हाउ इट कैन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाउ इट कैन स्केल अप द इंफ्रा डेवलपमेंट इन द लोकल एरिया। इन तमाम विषयों पर आप कर लीजिए, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन ने इस विषय को कह सकते हैं केंद्रीय विषय बना दिया है। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करिए। अब हम विदा लेते हैं, फिर आगे किसी विषय पर हम ऐसे ही एक गंभीर चर्चा, एक लंबे विश्लेषण के साथ फिर से उपलब्ध होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।